Assalamu alaikum students, hope that you are fine and doing best these days. Our today's topic is Allahabad Address by Allama Iqbal in 1930. Allama Iqbal ने खुतबा इलाहाबाद दिया था 1930 में और this Allahabad Address has very important political history in Pakistan. Studies, and this topic is not only important in political history but paper point of view as well. ये जो topic है ये paper point of view से भी important है और political history में तो इसकी importance है ही है. So let's come towards the introduction. First हम इसके तारुफ की तरफ सबसे पहले आएंगे. As you know that अल्लामा इकबाल was a staunch believer of the two nation theory. वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो टू नेशंस जो सी हैं मौजूद हैं. वो आपको पता है कि कौन कौन सी हैं. वन इज़ मुस्लिम्स एंड द अदर वन इज़ हिंदूज़. ठीक है. जो कायदे आज़म थे वो टू नेशन थेरी को पहले बिलीव नहीं करते थे, लेकिन बाद में जब नेहरू रिपोर्ट दी कि तो उसके बाद उन्होंने जो है वो टू नेशन थेरी के ऊपर अपनी जो है वो एग्रीमेंट शो किया, अपना मौक़िफ़ शो किया. लेकिन जो अल्लामा इकबाल थे वो शुरू से ही इस चीज़ के लिए कन्विंस थे और स्टॉन्च बिलीवर थे इस बात पर कि जी सब कॉन्टिनेंट के अंदर वाकई में टू नेशन थेरी एग्जिस्ट करती है. टू नेशंस मौजूद हैं जिनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, स्टोरीज़, हिस्ट्रीज़ हर चीज़ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और इन दोनों का ही एक जगह पर रहना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो लेट्स कम टूवर्ड्स इलाहाबाद एड्रेस के उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस के अंदर बेसिकली ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से इलाहाबाद एड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो गया. सो इन हिज इलाहाबाद एड्रेस ही मेंशन्ड सम मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वेयर he announced that these areas should be only for the Muslims community. वो उनका ये ख्याल था कि और उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस में 1930 में जो है वो सबसे पहले ये बात मेंशन भी की कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ पाए जाते, मुस्लिम मेजॉरिटी हैं. ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है और इनको मुस्लिम मेजॉरिटी को देखते हुए इन एरियाज़ को जो है वो सेपरेट कर देना चाहिए. वो कौन से मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे? जैसे कि आपको पता है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK एक्सेट्रा, जिसको हम सरहद के नाम से पहले जानते थे. ठीक है. सो इस तरह की जो चीज़ें थी, जो ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे जो इन्होंने इसके अंदर मेंशन किए हैं, ये पहली मर्तबा जो थे वो मेंशन किए गए और इसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस मिली. एक बात तो ये. दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या चाहिए, एक सेपरेट होम लैंड चाहिए. व्हाट वी नीड बेसिकली, वी नीड अ सेपरेट होम लैंड वेयर वी कैन लिव अकॉर्डिंग टू आर रिचुअल्स, आर कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक आइडियोलॉजी. हम बिल्कुल भी किसी ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहते हैं जहाँ पर हम लोग जो हैं वो बाउंड कर दिए जाएँ कि आप रिलीजियस वैल्यूज़ को फॉलो नहीं कर सकते हैं, आप इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकते हैं, कस्टम्स को, लॉज को फॉलो नहीं कर सकते हैं. तो उन्होंने इलाहाबाद एड्रेस के अंदर जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि बट वी नीड एक्चुअली वी नीड सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी. वो एरियाज़ जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम मेजॉरिटी पाई जाती है, मुस्लिम अक्सरियत है, वो एरिया स्पेसिफ़िकली मुसलमानों को दे दिए जाएं. और मैं देख भी रहा हूँ कि अनकरीब जो है वो एरियाज़ इवेंचुअली जो है वो देने ही पड़ेंगे मुसलमानों को, क्योंकि जब तक हम सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड नहीं करेंगे उस वक़्त तक जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हमें फ़ेस करने पड़े सब कॉन्टिनेंट के अंदर उनको भी सॉल्व नहीं किया जा सकता. ठीक है. सो 1933 में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि 1933 में चौधरी रहमत अली ने जो है वो पाकिस्तान का नाम जो था वो दे दिया था और 1934 में जो है वो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो उसकी सुपरविज़न जो थी वो दे दी गई कायदे आज़म के अंडर. यानी कि अब जो मुकम्मल तौर पर लीडरशिप चलेगी मुस्लिम लीग की वो किसके अंडर चलेगी? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के. और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कन्विंस करने के लिए, उनको सुपरविज़न को अडॉप्ट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कन्विंस किया उसमें भी अल्लामा इकबाल ने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया. ठीक है. सो अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि इसके बाद क्या हुआ. ठीक है. ये तो आपने 1934 तक पढ़ ली. आगे हम पढ़ते हैं इंडियन एक्ट 1935 जो कि दिया गया 1935 में. अगर आपको याद हो तो हमने 1909 में मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स पढ़ी थी और 1919 में हमने मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पढ़ी थी. ये भी उसी की एक चेन है 1935 में. जिस तरह वहाँ पर आपकी डिमांड्स को जो है वो एक्सेप्ट किया गया था 1909 में भी और 1919 में, इसी तरह 1935 में भी आपकी जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया गया. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड अगर आपको याद हो तो हमने किसके अंदर रखी थी? हमने लखनऊ पैक्ट के अंदर भी ये बात की थी और इसके अलावा हमने जो है 14 पॉइंट्स जो कायदे आज़म ने
29 में दिए थे, तो उसके अंदर भी हमने ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी, दैट वी नीड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस इन द प्रोविंसेस। ये कायदे आज़म ने मुकम्मल तौर पर डिक्लेयर कर दिया था कि जब तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं होगी, यानी सूबों को खुद मुख्तारी नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक कुछ भी करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो 1935 में फाइनली वी हैव ग्रांटेड द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द प्रोविंसेस एटलीस्ट, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये ग्रांट कर दी गई तो इलेक्शंस जो थे वो कंडक्ट किए गए सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और 1936 टू 1937 के इलेक्शंस चले थे। और इन 36 और 37 के इलेक्शंस में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो थी वो बनाई गई थी, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो उस वक्त एक बहुत ही सेटल्ड डेवलप्ड जो थी वो पार्टी थी, तो मुस्लिम लीग जो थी वो इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफीट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो थी वो बन गई और मुस्लिम लीग जो थी वो कोई खातिर ख्वाह जो है कामयाबी हासिल नहीं कर सकी इन इलेक्शंस में। तो चूँकि इसने कामयाबी हासिल की तो कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की, तो इसलिए नहीं कि मिनिस्ट्रीज़ जो थी वो बनी। अब ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जिसको हम कांग्रेसी वजारतों के नाम से जानते हैं उर्दू में, इन वजारतों को अगर मैं सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करूं तो चूँकि ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का जो एरा था वो 1937 टू 1939 तक चला था, तो ये जो 1937 टू 1939 तक का एरा था, इसके अंदर मुसलमानों को जो था वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। किस तरह से टॉर्चर किया गया था? उनकी जो है इबादत गाहें, यानी उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस थे उनको बंद करने की कोशिश की गई, उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। जो बच्चे स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाते थे उनको टॉर्चर किया गया कि वो जो है वंदे मातरम गाएं और बुतों की पूजा करें। इसी तरह से मुसलमानों को अपनी जो रिलीजियस इवेंट्स थे यानी ईद वगैरह वो भी सेलिब्रेट करने की परमिशन नहीं मिलती थी। जहाँ जहाँ पर भी मुसलमानों की एलिजिबिलिटी थी वहाँ पर उनको एलिजिबिलिटी नहीं दी जा रही थी। और इसके अलावा वो सारी जगहें और वो सारे डिपार्टमेंट्स जहाँ पर ऑलरेडी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लगे हुए थे, जॉब कर रहे थे, वहाँ से भी जो है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से पूरी तरह कोशिश की कि इनको जॉब से जो है वो हटा दिया जाए, यानी कि एक टॉर्चर ईयर्स जो थे वो हमने उस वक्त फेस किए। फाइनली इन 1939 जो है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ जो थी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और 1939 में जो है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ एंड हो गई। और जब वो एंड हो गई तो हम लोगों ने यानी कायदे आज़म के कहने पर ऑन 22 दिसंबर 1939 वी हैव सेलिब्रेटेड द डे ऑफ डिलीवरेंस। हमने इस डे को यौम निजात के तौर पर मनाया कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमें जो है वो इस टॉर्चर से जो है वो हमारी जान छूट गई, ठीक है। सो इसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ से। आप लोगों को वैसे तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि 1930 में हम लोग क्या दे रहे हैं, हम इलाहाबाद एड्रेस दे रहे हैं, जो कि जिससे हमने ये वाज़ह कर दिया कि टू नेशन थ्योरी जो सी है वो एग्जिस्ट करती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं 1935 एक्ट की, तो उसके अंदर क्या किया गया, उसके अंदर आप लोगों को जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो थी वो प्रोवाइड कर दी गई, जो कि आप कितनी देर से ही मांग रहे थे, कितनी देर से आप लोग जो थे वो इस चीज़ की फेवर में थे। तो ये एक जो थी दो चीज़ें जो थी वो हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। 1930 में इलाहाबाद एड्रेस, जिसके अंदर हमने बताया कि हम टू नेशन थ्योरी को मानते हैं, कंसीडर करते हैं, एडमिट करते हैं कि ये मौजूद है और इसको बाकी नेशंस को भी मानना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। और 1935 में हमने कहा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि 1937 के बाद जो 1937 टू 1939 जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी, उससे हमें ये वाकई में पता चल गया कि वाकई में हम जो टू नेशन थ्योरी की डिमांड कर रहे थे, हम जो टू नेशन थ्योरी के लिए एम्फेसाइज कर रहे थे, स्ट्रेस कर रहे थे, वो बिल्कुल ठीक था, वो बिल्कुल वैलिड था। क्योंकि अगर हम हिंदुओं के साथ सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर एग्जिस्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमें इतना टॉर्चर करेंगे कि इवेंचुअली हो सकता है कि हम अपने रिलीजन को भी कन्वर्ट कर लें और अपनी बहुत सारी कस्टम ट्रेडिशंस को भी इनके कहने पर हमें चेंज करना पड़े। तो इसलिए हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ सेपरेट होमलैंड चाहिए। और इसके बाद आप जितनी भी स्ट्रगल देखेंगे वो आप देखेंगे कि मुस्लिम्स और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की डिमांड कर रही है, सेपरेट होमलैंड। वो किसी और चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हम जो है वो 1940 का जो है वो 1940 में आपको पता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन दी गई, वो पढ़ेंगे, उससे आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती, कोई भी इशू होता है तो उसको जो है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी हेजिटेशन के बगैर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।